प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात सुन रहे हैं। दिन है गुरुवार, दिनांक है 19 जनवरी 2023। विषय है सवाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं है। आदि शंकराचार्य द्वारा 18वीं शताब्दी में स्थापित शहर जहां पवित्र ज्योतिर्गमय स्थित है, उस जोशीमठ के धंसने की खबर से उत्तराखंड में ही नहीं संपूर्ण देश में चिंता है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के आंदोलन के चलते एनटीपीसी को आदेश दिया गया है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण, जिसमें हेलोंग बाईपास सड़क भी शामिल है, को रोक दिया जाए। एशिया की सबसे बड़ी रोपवे के काम को भी रोक दिया गया है। संकट के मद्देनज़र भले ही ये कदम उठाए गए हैं, पर जानकारों का मानना है कि जोशीमठ को धंसने से रोका नहीं जा सकेगा। यह पहला अवसर नहीं है जब इस हिमालयी क्षेत्र में ऐसी त्रासदी हुई है। इससे पूर्व 2021 में भी चमोली में आई बाढ़ के तपोवन बांध के मजदूरों की सहित 200 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2013 में भी बारिश के बाद गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में पुल, सड़कें और भवन धराशायी हो गए थे। हिमालयी क्षेत्र में इस तरह की आपदाओं में हाल के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। इन प्राकृतिक आपदाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। माना जा रहा है कि बढ़ती आपदाओं के पीछे अंधाधुंध निर्माण कार्य जिम्मेदार हैं। इस तरह की आपदाओं में आई तेजी के मद्देनज़र यह विचार करना जरूरी हो गया है कि मानवीय लालच से प्रेरित तथाकथित विकास को इस तरह जारी नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार के जर्जर एवं नाजुक पहाड़ पर अनियंत्रित निर्माण कार्य ही जोशीमठ के धंसने का कारण है। गौरतलब है कि जोशीमठ के पहाड़ की तलहटी में जिस प्रकार जरूरत से ज़्यादा चौड़े 4 धाम मार्ग के निर्माण हेतु पहाड़ को काटा गया और एनटीपीसी द्वारा अपनी हाइड्रो परियोजना के लिए पहाड़ के बीच में से एक सुरंग निकाली गई, उससे इस नाजुक पहाड़ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यह भी सच है कि यहाँ ऊंचे होटलों एवं इमारतों के निर्माण और सैनिटेशन की ठीक व्यवस्था नहीं होने के चलते इस जर्जर क्षेत्र की अस्थिरता और बढ़ गई। इस सब के चलते आज जोशीमठ का पूरा क्षेत्र ही धंसता जा रहा है और उसे बचाने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। सवाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं है। विकास के नाम पर संपूर्ण उत्तराखंड में निर्माण कार्य और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ लगातार जारी है। पेड़ों के कटने के कारण पहाड़ों पर हरियाली समाप्त हो चुकी है और इस कारण भूस्खलन एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। पूरे उत्तराखंड, खास तौर से नैनीताल एवं मसूरी जैसे पर्यटन के केंद्र भी विनाश की कगार पर खड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जोशीमठ की पुनरावृत्ति नैनीताल में भी हो सकती है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में सड़कों का चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण, रेलवे लाइन, बांध निर्माण आदि इंफ्रास्ट्रक्चर के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर भवन निर्माण, जिसमें अधिकांशतः होटल शामिल हैं, का काम पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ा है। एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि हरियाणा पर्वत तुलनात्मक दृष्टि से नए पर्वत हैं और इसलिए ये जर्जर और नाजुक हैं। इसकी धारण क्षमता से ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ यहाँ भूस्खलन एवं भूधंसाव का कारण बनती है।
इसके चलते इस क्षेत्र में नए निर्माण अस्थायी नहीं रह सकते। वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है कि निर्माण के दौरान ही भारी हादसे हो रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य बीच में ही रुक जाता है। एनटीपीसी के 520 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 2006 में शुरू हुआ था और जिसकी अनुमानित लागत प्रारंभ में 3000 करोड़ रुपये थी, उसका निर्माण कार्य भूस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से लगातार अवरुद्ध होता जा रहा है, जिससे इसकी लागत लगातार 12,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है और अभी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही बात है कि सड़कों के विस्तार कार्य पर भी लागू होती है। बिना अपेक्षित प्रभाव के आकलन के विकास के नाम पर विनाशकारी निर्माण त्रासदी का कारण बन रहे हैं। इस अंधाधुंध निर्माण पर अंकुश लगाकर ही इस संकट से बचाया जा सकता है, लेकिन कानून बनाए बिना निर्माण कार्यों को रोका नहीं जा सकता है। कानून बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है और विभिन्न हितधारकों के बीच समान सोच बनाना एक कठिन कार्य है। हालांकि राज्य सरकार ने संवेदनशीलता पर परिचय दिया है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। पर यदि दीर्घकालिक उपाय नहीं सोचे गए तो निर्माण कार्य देर सवेर फिर से शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय की जरूरत है। पूर्व में भी गंगा नदी पर बांध बनाने के चलते गंगा के अविरल प्रवाह के अवरुद्ध होने के कारण उसका भारी विरोध हुआ था। वर्ष 2010 में प्रोफेसर डी.जी. अग्रवाल समेत कई लोगों द्वारा आमरण अनशन और आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने भागीरथी के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। उसके बाद इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं लगभग न के बराबर हुई हैं। इसी प्रकार भागीरथी क्षेत्र के समानांतर यदि यमुनोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी, काली नदी, धौली गंगा क्षेत्रों को भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो यहाँ भविष्य में आने वाली आपदाओं को रोके जाने की संभावना बढ़ जाएगी। भागीरथी क्षेत्र की तर्ज पर शेष संवेदनशील क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार करने से न केवल हजारों वर्षों से देश की जीवन रेखा रहे हिमालयी क्षेत्र, बल्कि इन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों और सहायक नदियों को भी बचाया जा सकेगा। ग्लेशियरों को बचाने पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्लेशियरों के नीचे विभिन्न नदियों का उद्गम होता है। वैश्विक तापमान के चलते दुनिया भर में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उस कारण जल के अधिक प्रवाह से न केवल पेयजल के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, बल्कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। हिमालय से देश में अधिकांश नदियों का उद्गम होता है और हिमालय के शिखर पर ग्लेशियर स्थित है। यहाँ भी चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है, जिसका निदान जरूरी है। सरकार, नीतिकारकों और वर्तमान पीढ़ी पर हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण का ही नहीं बल्कि भारत भूमि पर रहने वाले समस्त लोगों जो इस क्षेत्र से निकलने वाले नदियों पर आश्रित हैं का भविष्य निर्भर है। ऐसे में सभी को समय रहते संवेदनशील होना पड़ेगा, अन्यथा भविष्य की पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अब अगला विषय है
पाकिस्तान का यू टर्न। पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुबई के टेलीविज़न चैनल अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में भारत के साथ संवाद की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईमानदार बातचीत चाहते हैं। शरीफ के इस इंटरव्यू के अभी कुछ घंटे ही नहीं बीते थे कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यकाल ने इंटरव्यू पर एक स्पष्टीकरण जारी किया कि प्रधानमंत्री शरीफ ने स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाए बिना बातचीत संभव नहीं है। इस यू टर्न ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने में पाकिस्तानी सत्ता की दिलचस्पी नहीं है और पाकिस्तान कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक मुश्किलों के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर चल रहा है। यह देश एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जिससे तुरंत बाहर निकल पाना संभव नहीं दिखता है। एक तरफ शहबाज शरीफ भारत से बातचीत करने की इच्छा रखते हैं तो दूसरी तरफ उनके ही विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण बयान दिया था। भुट्टो ने बयान पर शहबाज शरीफ ने चुप्पी साध ली थी। इस चुप्पी पर पाकिस्तान ने कई राजनीतिक विश्लेषकों ने चिंता जताई थी। इधर भारत से सत्ता और विपक्ष के कई नेताओं ने अपना विरोध प्रकट किया था। पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर ही भारत से बातचीत करना चाहता है। शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहली बार है जब उन्होंने संवाद की बात की है। पिछले तीन युद्धों ने पाकिस्तान को बेरोजगारी और गरीबी की तरफ धकेला है। उसकी माली हालत जो जर्जर किया है। यह बात शहबाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में स्वीकार भी किया है। बीते 75 वर्ष में पहली बार किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से इसे कबूला है। पाकिस्तान अब तक सिर्फ विदेशी मदद और कर्ज पर ही निर्भर रहता आया है। नतीजा पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज लगभग 100 अरब डॉलर हो गया है। यदि पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं तो उसे ईमानदार कोशिश करनी होगी। अपने यहाँ चल रही आतंक की नर्सरी बंद करनी होगी। उसे अपने आचरण से यह भरोसा दिलाना होगा कि वह दोनों देशों के बीच सार्थक संवाद करने को तैयार है। अब अगला विषय है राष्ट्रीय चेतना के शायर थे चकवर्थ। आधुनिक उर्दू शायरी के निर्माता व प्रकाश स्तंभ पंडित बृजनारायण चकवर्थ को उनके 3 बड़े योगदानों के लिए याद किया जाता है। पहला, देश के स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी भूमिका से जुड़ा है। दूसरा, उर्दू में आधुनिक कविता स्कूल की स्थापना से। और तीसरा, कश्मीरियत की खुशबू बिखेरने से। यूं तो उन्होंने उर्दू की आलोचना, संपादन व शोध के क्षेत्र में भी कुछ कम नहीं जमीन नहीं तोड़ी है। जहाँ तक उनके कश्मीरियत की खुशबू बिखेरने की बात है, वह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उनके कश्मीरी मूल के सारस्वत ब्राह्मण पुरखे 15वीं शताब्दी में ही कश्मीर छोड़ आए थे। 18वीं शताब्दी में नवाब सिराजुद्दौला के वक्त कभी उनके पूर्वज अवध की राजधानी फैजाबाद आए और उनके बेटे आसफ उद्दौला
ने सूबे की राजधानी लखनऊ स्थानांतरित कर दी तो वहाँ चले गए। कहते हैं वे जहाँ भी गए अपनी काबिलियत की बदौलत राजदरबारों में बड़े बड़े ओहदे और हुक्मरानों का भरपूर संरक्षण पाया। यह सिलसिला अंग्रेजों के राज में भी थमा नहीं और 19 जनवरी 1882 ईस्वी को फैजाबाद में बिरज नारायण का जन्म हुआ तो उनके पिता पंडित उदित नारायण वहीं डिप्टी कलेक्टर थे। इसके बावजूद इस परिवार ने अपनी उस पुश्तैनी सांस्कृतिक खुशबू को बचाकर रखा जो उसके पुरखे 15वीं शताब्दी में कश्मीर से साथ लाए थे। वह खुशबू चकवस्त की शायरी को भी जगह जगह सुवासित करती दिखाई देती है। बहरहाल चकवस्त अभी 5 वर्ष के ही थे कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया और उन्हें मां के साथ लखनऊ के प्रसिद्ध कश्मीरी मोहल्ले में ठौर लेने पड़े। लखनऊ से प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कैनिन कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की और जीविका के लिए वकालत आरंभ कर दी, पर जल्दी ही वे उर्दू के प्रसिद्ध निबंधकार व पत्रकार अब्दुल हलीम सरर से एक बड़े साहित्य विवाद में उलझ गए। बाद में यह मामला अदालत तक चला गया जिसमें चकवस्त ने अपना सफल बचाव तो किया ही, अपनी कानूनी प्रतिभा की धाक भी जमा ली, पर वकालत में हासिल सफलता उन्हें वह खुशी नहीं दे पाई जिसकी उन्हें तलाश थी। कारण यह कि वे शिद्दत से महसूस करने लगे थे कि जहालत के गुरूर से भरे लोगों के हाथों देश बर्बादी की ओर बढ़ा चला जा रहा है। उन्हीं के शब्दों में गुरूरो जहल ने हिंदुस्तान को लूट लिया, बजूज निफाफ के अब खाक भी वतन में नहीं। फिर तो उन्होंने खुद को स्वतंत्रता संघर्ष, साहित्य सेवा व अध्ययन को समर्पित कर स्वराज समेत अपने वक्त के तमाम राजनीतिक व सामाजिक आंदोलन में भागीदारी शुरू कर दी। जानकारों के अनुसार समाज सुधार के आंदोलनों में उनकी दिलचस्पी सबसे गहरी थी और इसके लिए उन्हें दीन की बर्बादी का बुत सलामत रहे, इंसाफ की इस आज़ादी के लिए वे महात्मा गांधी से तभी से बहुत उम्मीदें लगा बैठे थे जब वे दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय थे। उन्होंने यह लिखकर महात्मा गांधी को बुलावा भी भेजा था, वतन से हैं तो दूर पर निगाह कर लें, इधर भी आग लगी है जरा खबर कर लें। आगे चलकर उन्होंने खुली घोषणा कर दी थी, तब फिजूल है कांटों की फूल के बदले न लें वसीयत, मिले होम रूल के बदले। स्वतंत्रता संघर्ष के साथ अध्ययन के क्रम में वे मिर्जा गालिब, मीर अनीस और आतिश की कविताओं से बेहद प्रभावित हो चले थे। लोगों की माने तो उनकी कई रचनाओं में मीर आसिन के मर्सियों का अक्स नज़र आने लगा था, पर सच पूछिए तो उनकी काव्य प्रतिभा की जड़ें उनकी राष्ट्रीयता की भावना में ही है।
इस भावना के वशीभूत होकर उन्होंने पारंपरिक उर्दू कविता के प्रायः सारे मानकों को दरकिनार कर डाला। वर्ष 1911 में 3 सितंबर को मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा मांगने लखनऊ आए और वहां एक बड़ा अधिवेशन हुआ तो चकवस्त ने अपनी नज्म कौमी मुसद्दस सुनाकर समा बांध दिया था। खाके हिंद, गुलजार ए नसीम, रामायण का एक सीन, नाल ए दर्द, नाल ए यास और कमाल यानी नाटक उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। वर्ष 1926 की 12 फरवरी को महज 44 वर्ष की अवस्था में रायबरेली में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वर्ष 1983 ईस्वी में उनकी जन्म शती के अवसर पर उनका समग्र साहित्य कुल्लियाते चकवस्त नाम से प्रकाशित हुआ और उनकी जन्मस्थली फैजाबाद अब अयोध्या स्थित वह गंगा जमुनी पुस्तकालय फिलहाल उनकी स्मृतियों को संजोने का एकमात्र उपक्रम है जिसके नाम से मीर अनीस के साथ उनका नाम भी जुड़ा हुआ है। अब अगला विषय है देश दुनिया से है दक्षिण पूर्व एशिया और सीमेंट उद्योग। हाल ही में जर्नल में जोसेफ कोरबेल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एल्विन कम्बा ने संरचना आधारित विकास, जलवायु नीति और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री के बीच एक जटिल गठजोड़ को उजागर किया है। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश सड़क, बांध और हवाई अड्डों के निर्माण में बड़ी मात्रा में सीमेंट का उपयोग करते हैं। सीमेंट उत्पादन का अर्थशास्त्र विशेषकर उभरते बाजारों में राजनीति और जलवायु नीति दोनों के साथ अत्यधिक जुड़ा है। इंडोनेशिया की सेमन इंडोनेशिया जाकार्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली सरकारी कंपनी थी। इसकी आधुनिक पुनरावृत्ति सेमेन इंडोनेशियन ग्रुप है जिसमें सरकार की 51% हिस्सेदारी है। पर थाईलैंड का सीमेंट उद्योग काफ़ी अलग है। यहाँ का दिग्गज समूह सियाम सीमेंट ग्रुप है। यहाँ के राजा 33.6% हिस्सेदारी के साथ इसके सबसे बड़े शेयरधारक हैं। फिलीपींस की प्रमुख सीमेंट कंपनी बड़े समूह या निजी निवेशकों जैसे रेमन अंग और सैन मिगुएल कॉर्प, जो ईगल सीमेंट के लगभग सभी शेयर को नियंत्रित करते हैं, के स्वामी वाली है। स्टील की तरह सीमेंट केवल एक तटस्थ निर्माण सामग्री नहीं है जिसका उपयोग और कीमत प्रतिस्पर्धी बाजार में आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती है। इसका उत्पादन और उपयोग अत्यधिक राजनीतिक है और अलग अलग देशों में राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के विभिन्न समूहों को दर्शाता है। जब बात कार्बन उत्सर्जन की आती है तो इसके गंभीर प्रभाव भी हैं। जब आप विभिन्न हितधारकों के साथ काम करते हैं तो कार्बन मूल्य निर्धारण जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष होने की संभावना भी बनी रहती है। अब अगला विषय है देशज भाषाओं को बचाने की पहल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर की देशज भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय देशज भाषा दशक की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में मोटे तौर पर लगभग 4000 से अधिक देशज लोग
लगभग 6,700 देशज भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार इनमें से आधी से अधिक भाषाओं के इस शताब्दी के अंत तक विलुप्त होने की संभावना है। जब कोई देशज भाषा विलुप्त होती है तो उसके साथ साथ उसके जुड़ी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान भी विलुप्त हो जाते हैं। देशज भाषाओं के पास एक क्षेत्र है वनस्पति जीवों और औद्योगिक विषयों के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। आमतौर पर यह जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। पर जब किसी भाषा का ह्रास होता है तो वह ज्ञान प्रणाली पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भाषा की हानि के साथ संस्कृति से जुड़े चीज़ें भी खो जाती हैं। भाषाओं के विलुप्त होने में हम रूस और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर हैं। पिछले 50 वर्षों में भारत की करीब 20% भाषाएं विलुप्त हो गईं। वर्ष 1961 की जनगणना के बाद 1652 मातृभाषाओं को पता चला था। बाद में 1100 भाषाओं को मातृभाषा माना गया। तमाम मानकों के आधार पर 199 भाषाओं को विलुप्त हुआ माना जा रहा है। हालांकि भाषाविद मानते हैं कि भारत में पिछले 50 वर्षों में 250 के आसपास भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। किसी भाषा को विलुप्त होने से बचाने के लिए उसे बोलने वालों तथा उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां के निर्माण के साथ एक राष्ट्रीय नीति की ज़रूरत होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण कारक वक्ता समुदाय का अपनी भाषा के प्रति दृष्टिकोण भी है। इसलिए एक सामाजिक और राजनीतिक वातावरण बनाना भी आवश्यक है जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक भाषाओं दोनों के सम्मान को प्रोत्साहित करे। पहले इतिहास, सांस्कृतिक कला भाषाओं के संरक्षण का एकमात्र माध्यम प्रलेखन था। फिर डिजिटल उपकरण आए। अगर हम सफलतापूर्वक प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो हमें देशज लोगों को उनकी भाषा में ही सुनना और समझना होगा। दुनिया में आज जो भी जैव विविधता बची है उसका लगभग 80% हिस्सा इन्हीं लोगों ने बचाकर रखा है। इसके बावजूद हर 2 सप्ताह में एक देशज भाषा नष्ट हो रही है। देशज लोगों को प्रकृति को बचाने के लिए होने वाले हर विचार विमर्श में शामिल करना एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। भाषा मात्र कुछ शब्द पर नहीं है, ये बोलने वालों की पहचान और उनकी आत्मा होती है। भाषा इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की वाहक होती है। आज भाषाएं जिस तेजी से नष्ट हो रही हैं वे चिंताजनक हैं। तो अगला विषय है आपके पत्र से AI और नौकरी। जब दुनिया में नई तकनीकें आई हैं तब लोग अपनी नौकरियों को लेकर भयभीत रहे हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखने की है कि कोई भी नौकरी खत्म नहीं होती बल्कि उनकी प्रवृत्तियों में बदलाव होता है। चैट जीपीटी खास विषयों पर प्रवाहमय स्पष्ट सामग्री तैयार कर सकता है। आने वाली नौकरियां विलुप्त नहीं होंगी बल्कि वे भी वर्तमान क्रांति के साथ तादात्म्य बैठाने का प्रयास करेंगी। सो डरने की बजाय हमें भी बदलती दुनिया के साथ अपने आप को लगातार बदलने की ज़रूरत है। अगला विषय है बढ़ती असमानता। ऑक्सफैम की वर्तमान रिपोर्ट बताती है कि न केवल 5% भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का 60% हिस्सा मौजूद है बल्कि निचले पायदान के 50% के पास केवल 3% हिस्सेदारी
यह सारा दोष पूंजीवादी मॉडल का है, जो इस सिंचाई को लगातार बढ़ाता जा रहा है। यदि समय रहते यही सही उपाय नहीं किए गए तो यह खाई एक गहरे असंतोष को जन्म दे सकती है, जिससे अस्थिरता का दौर आ सकता है, जो आने वाले समय में असंतोष, क्रांति, दंगे, अतिवाद को बढ़ा सकता है। अब अगला विषय है परम पुरुष व अनंत शक्ति। परम पुरुष के पास अनंत शक्ति है। तथ्य यह है कि मनुष्य के पास एक शरीर है और शरीर से सूक्ष्म उनका मन है। इसलिए मन के पास शरीर से अधिक शक्ति है। मन के पास शरीर से अधिक शक्ति है। आप भौतिक रूप से 1 मिनट में चेन्नई नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपका मन बहुत कम समय में वहां जा सकता है। मन की जितना सूक्ष्म होता है, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से चेन्नई पहुंचना चाहता है तो उसे किसी सवारी से वहां जाना होगा और इसमें कुछ समय लगेगा। मन के साथ ऐसा नहीं है। यह बहुत तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। हालांकि मन की क्षमता की भी सीमाएं हैं, इसलिए मनुष्य को सीमित सीमाओं के भीतर काम करना पड़ता है। अहंकार, श्रेष्ठता और बाकी सब कुछ एक सीमित दायरे में सिमटा हुआ है। दूसरी ओर, यदि आप परम पुरुष की ऊर्जा और क्षमता के बारे में सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि परम पुरुष इस विशाल ब्रह्मांड के निर्माता हैं, लेकिन मनुष्य इस विशाल सृष्टि को पूर्ण रूप से न तो सुन सकता है न ही देख सकता है। उसे एक सीमित दायरे में काम करना होता है। देखें कि मानव क्षमता कितनी छोटी है। मनुष्य अक्सर कई विषयों में शोध करता है, लेकिन उनका सारा शोध एक सीमित दायरे में सिमटा हुआ है। मन में जो भी विचार आए उनका नाम लो और काम करो। परम पुरुष समझते हैं कि आपको क्या चाहिए और उसी के अनुसार प्रावधान करेंगे। मानव बुद्धि बहुत सीमित है, इसलिए अपर्याप्त है। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। समर्पण यानी शरणागति सबसे आदर्श तरीका है। मैंने पहले भी कहा है कि मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान है, तो उसके लिए बुद्धिमानी यही है कि वह परम पुरुष की शरण में आ जाए। परम पुरुष कैसे हैं, काले या सफ़ेद, ऐसा सोचना मूर्खता की पराकाष्ठा है, क्योंकि आप कभी सफल नहीं होंगे। यह समय की सरासर बर्बादी है। आपके पास बर्बाद करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं है। आप इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए आए हैं। उस थोड़े से समय का सदुपयोग करें, अन्यथा आप महत्वपूर्ण कार्य कब करेंगे। इसी के साथ 19 तारीख का एडिटोरियल समाप्त होता है।